चार मूर्ख ज्ञानी। चकरपुर नामक ग्राम में चार विद्वान रहते थे। पहले थे व्याकरण व भाषा शास्त्र के महापंडित चूड़ामणि और दूसरे थे तर्कशास्त्र के महाज्ञाता विद्याधर। तीसरे का नाम था मधुकर, जो ज्योतिषी में अच्छी दखलें रखते थे, और चौथे थे शुकदेव, जो आयुर्वेद और वैद्यक में पर्याप्त निपुण थे। चकरपुर एक छोटा सा ग्राम था। आबादी भी कोई खास न थी वहां की। एक दिन चारों मिले। चर्चा के दौरान यह बात उठी कि इस छोटे से ग्राम में उनकी विद्वत्ता का उतना सम्मान नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। इसके विपरीत अगर वे किसी बड़े नगर या राज्य में रहते तो उनकी विद्वत्ता की धाक तो जमती ही, अपार धनदौलत के साथ मान सम्मान भी बहुत मिलता। चकरपुर से लगभग 20 कोस के फासले पर ही था एक बड़ा नगर और राज्य नरसिंहगढ़। अंत में चारों ने मिलकर यह तय किया कि उन्हें नरसिंहगढ़ जाकर ही रहना चाहिए। जब वहां के लोगों में उनकी विद्वत्ता की धाक जमेगी तो उसकी चर्चा अवश्य वहां के राजा तक पहुंचेगी, और तब राजसभा में बुलाकर वे अवश्य उनका राजसी सम्मान करेंगे। उसी क्षण यह भी तय हो गया कि वे आवश्यक सामग्री लेकर अगले ही दिन नरसिंहगढ़ के लिए प्रस्थान कर देंगे। अगले दिन प्रातः ही चारों ने साथ मिलकर अपनी यात्रा आरंभ की। अपनी आवश्यकता का सारा सामान उन्होंने एक बड़े झोले में रख लिया था जो उनके कंधे से लटक रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई। उन्हें भूख भी लगाई। कुछ थक भी गए थे और थोड़ा सुस्ताना भी चाहते थे। आखिर चारों सलाह कर एक अनुकूल स्थान देखकर रुके। तय हुआ कि पहले यहाँ भोजन बनाकर पूजा की जाए, तब आगे बढ़ा जाए। इस बहाने थोड़ी थकान भी दूर हो जाएगी। बर्तन भांडे तो उनके पास थे ही। फौरन बर्तन झोले से निकालकर भोजन बनाने की तैयारी होने लगी। भोजन बनाने पकाने का भार व्याकरण शास्त्री चूड़ारमा और ज्योतिष शास्त्री मधुकर ने लिया। तर्क शास्त्री विद्याधर को एक बर्तन देकर पास के ग्राम से घी लाने का निर्देश दिया गया। वैद्य शुकदेव को भी गांव भेजा गया कि वह वहां से कुछ ताजी साग सब्जी ले आए। उसी समय वे अपने काम को अंजाम देने के लिए रवाना हो गए। गांव की एक दुकान से विद्याधर ने घी लिया और वापस लौटने लगा। सहसा बर्तन के घी को देखकर उसके मन में यह तर्क उठा, बर्तन में यह घी है या घी से यह बर्तन है। जब इस तर्क ने जोर पकड़ा तो उसने हाथ का बर्तन उलट दिया। सारा घी जमीन पर बिखर गया। वैद्य शास्त्री शुकदेव साग सब्जी खरीदने गांव के हाट पर गया। हर सब्जी के मोलभाव के साथ ही वह उसे वैद्यक की कसौटी में कसकर मन ही मन उसका विश्लेषण करता। उसे पूरा बाजार घूमने पर भी कोई ऐसी सब्जी न मिली जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल दोषरहित हो। हर सब्जी में उसे कोई न कोई दोष नजर आया। उसने सोचा, स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे गुणकारी नीम की पत्तियां हैं। फिर सब्जियां न ले जाकर क्यों न नीम की पत्तियां ही तोड़कर ले चलूं। सो उसने एक नीम के पेड़ पर चढ़कर ढेर सारी पत्तियां तोड़ी और अपने डेरे की ओर चल पड़ा। उधर डेरे पर खाना बना रहा था व्याकरण और भाषा शास्त्री चूड़ामणि। उसने जब बटलोही में चूल्हे पर रखी खौलती दाल को खुदर बुदर करते देखा तो बोल उठा, अरे यह तो गलत उच्चारण कर रही है। और उसने गलत उच्चारण करने वाली दाल को दंड ये दिया कि चूल्हे से उतारकर बटलोही उलट दी। सारी दाल जमीन पर फैल गई। अपनी विद्वत्ता के कारण उनका खाना खराब तो हो ही गया था। ले देकर कुछ खा पीकर वह अधभूख से ही नरसिंहगढ़ की ओर बढ़ चले। जब वे नरसिंहगढ़ राज्य या नगर की सीमा पर पहुंचे तो रात घिरने लगी थी। नरसिंहगढ़ नगर के चारों ओर एक ऊंची और मजबूत पथरीली दीवार का परकोटा बना था। नगर में प्रवेश करने का एक ही मुख्य द्वार था,
जिस पर एक विशाल लौह दरवाजा लगा था। बाहर से आने वाले लोगों को इसी द्वार से नगर में प्रवेश करना होता था। सो ये चारों भी उस द्वार के सम्मुख जा पहुंचे। पर इसके पहले कि वे द्वार से नगर में प्रवेश कर पाते, सहसा ज्योतिष शास्त्री मधुकर चिल्लाया, ठहरो ठहरो, हम एक नई जिंदगी शुरू करने एक नए नगर में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए नगर प्रवेश का कोई शुभ मुहूर्त देखने के बाद ही उसमें तदनुसार प्रवेश करना उचित होगा। शुभ मुहूर्त में प्रवेश न करने से हो सकता है हमें असफल होना पड़े। सो उसके तीनों साथी उसकी बात सुन रुक गए और उससे नगर प्रवेश का शुभ मुहूर्त देखने को कहा। मधुकर ने फौरन अपने झोले से पंचांग निकाला और थोड़ी देर तक उसे बाँचने के बाद हर्षित स्वर में बोला, ठीक आधी रात को यानी 12 बजे एक नगर प्रवेश का मुहूर्त है। सो वे चारों वहीं बैठ गए और आधी रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। अब होता यह था कि चोर, लुटेरे और बदमाशों को चोरी छिपे रात्रि में नगर प्रवेश से रोकने के लिए राजा के आदेश पर रात 10 बजे नगर प्रवेश के मुख्य द्वार का वह लौह दरवाजा बंद कर दिया जाता था। रोज की तरह उस दिन भी यही हुआ। द्वार बंद होते देख उन चारों का चिंतित होना स्वाभाविक था। जब आधी रात होने को आई तो मधुकर बोला, हमें नगर में प्रवेश के लिए किसी अन्य मार्ग की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त मात्र आधे घंटे तक रहेगा। अब वे चारों परकोटे की दीवार के बगल से चलते चलते नगर प्रवेश के किसी अन्य मार्ग को तलाश में जुट गए। एक स्थान पर एक बड़ा सा नाला परकोटे की दीवार को जरा सा तोड़कर बनाया गया था, जो नगर वासियों के मलमूत्र, कूड़ा करकट व अन्य गंदगी को बहाकर परकोटे के बाहर लाता था। चारों ने वहीं से नगर में प्रवेश का निश्चय किया, क्योंकि अन्य कोई उपाय या रास्ता न था। एक के बाद एक नाले के रास्ते नगर में प्रवेश करते वे चारों नाले की गंदगी में लिथड़ गए। उनके कपड़ों व शरीर से बदबू आने लगी और उनकी हुलिया अजीब हो गई। उधर नगर में बढ़ती चोरियों के प्रति सतर्क नगर कोतवाल में कुछ सिपाहियों के नगर के गश्त पर निकला था। वह वहां से गुजर ही रहा था जब उसकी नजर नाले के रास्ते अंदर आते इन चारों पर पड़ी। उसने सोचा, हो न हो ये चारों चोर हैं, वरना इस तरह गंदे नाले के रास्ते से अंदर क्यों आते। सो उसने अपने साथ के सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने फुर्ती दिखाई और लपक कर उन चारों को दबोच लिया। अपने को सिपाहियों द्वारा दबोचे जाते देखकर पहले तो बेचारे हतप्रभ रह गए, फिर वस्तुस्थिति का भान होते ही वे तरह तरह से अपनी सफाई देने लगे। पर नगर कोतवाल ने उनको एक न सुनी और ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। अगले दिन कोतवाल ने उन चारों को दरबार में राजा के सम्मुख पेश किया और सारी बात बताई। राजा के पूछने पर इन चारों ने भी अपनी स्थिति का सच सच बयान दिया। उन चारों की बात सुनकर राजा ने हंसकर कहा, केवल किताबी ज्ञान से विद्वत्ता अर्जित कर लेने से कुछ नहीं होता। जब तक उसमें व्यावहारिक समझ नहीं होती, उसका ज्ञान अधूरा ही माना जाएगा। इसी प्रकार की कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।